चैप्टर में क्या देगा, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन हिंदी में कहते हैं द्विविमीय गति, ठीक, द्विविमीय बोलते हैं ना, टू डायमेंशनल मोशन। देखो बेटा होता क्या है, बोला जाता है अभी पीछे वाला यूनिट में हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन की बात किया था, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता था। कैसे? स्ट्रेट पाथ पे, अगर सीधी रेखा में ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो उसे आप वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या हो रहा है, जिसका टाइम के साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब वो दो कोऑर्डिनेट में क्योंकि आपके पास एक्स वाई जेड की एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, अगर आपका कोई भी दो एक्सिस दो कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, इधर एक्स वाई आर वाई जेड आर जेड एक्स, ठीक, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग नाम देंगे टू डायमेंशनल मोशन। एक तो कोऑर्डिनेट आप क्या पोजीशन वेक्टर में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, इसमें टू डायमेंशनल मोशन है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। तो उसे हम लोग कह देंगे बेटा टू डायमेंशनल मोशन करेगा। अपने यहाँ जो पढ़ते हैं कि टू डायमेंशन में दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं, होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। हिंदी वालों ने पढ़ा होगा क्या, प्रोजेक्टाइल क्या कहते हैं, प्रक्षेपगत और वृत्तीयगत, ठीक, हिंदी में बोलते हैं सर्कुलर मोशन का वृत्तीयगत। तो प्रक्षेपगत और वृत्तीयगत आप कहते हैं, उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन है सर्कुलर मोशन कह देते हैं, ठीक। कंडीशन क्या है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड पढ़ेंगे फिर सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहला से पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है प्रक्षेपगत। कितने लोगों ने पत्थर फेंका है आपका, किसी के सर पे नहीं, ऐसे पत्थर फेंका है, सबने फेंका, आप लोग नहीं फेंके, बहुत फेंके ना, आम तोड़े हैं। चलो देखो तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पत्थर फेंकते हैं क्या सीधा जाता है क्या, नहीं, सीधा कभी भी नहीं जाता है। फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके फिर क्या होता है, डाउन आता है। डाउन क्यों आता है, नीचे क्यों आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है, जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं वो फिर फाइनली ग्राउंड पे आता है, अर्थ पे आता है, ठीक। अब कंडीशन हमें यहाँ पर पढ़ने हैं भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, कब किस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल होगा, किस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कैसे मोशन होगा, क्या इक्वेशन होगा और क्या क्या उसमें कंडीशन से बनेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिए आप चैप्टर टू डायमेंशनल मोशन। बैठो बताइए और किशोर सही आ रहा था, इसको इधर करना है, तुम्हारे बैग की नहीं सही की बात कर रहे हैं, आप लगा लो, बोर्ड कवर कर रहा है, देखो सही करो। तो उसे कह रहे हैं कि हम लोग क्या बेटा टू डायमेंशनल के। तो लिखिएगा एक जनरल आप ऐसे पॉइंट लिख लीजिए, देखिए इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट two coordinates of position vector, two coordinates of position vector, two coordinates of position vector will be changes with respect to time. Two coordinate of position vector will be changes with respect to time. Then motion of the object is known as
motion of object is known as projectile motion. Motion of object is known as projectile, sorry, टू डायमेंशनल मोशन. अभी तो हम लोग टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं. टू डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन. तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगा बेटा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं. अगर दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है. इसमें दो पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे. पहला लिखिएगा ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन. दो पार्ट में इसकी हम लोग स्टडी करते हैं, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन. ठीक, अब याद रखेंगे दो कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस होगी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, एक्स वाई में ही हो. एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी दो चेंज हो सकती हैं. डिपेंड करता है किस प्लेन में आपका ऑब्जेक्ट लाई करता है. ठीक हो गया. चलिए, तो हम लोग पहला जो इसका पार्ट पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल मोशन पहला क्वेश्चन बनता है बेटा, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी. हिंदी क्या लेंगे बेटा? अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन कराना हो तो उसे कितने एंगल पे फेंका जाए? 0, 90, 180 अदर देन दिस. अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है तो उसे किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, किस एंगल से से फेंका जाए? पहला ऑप्शन 0, दूसरा 90, तीसरा 180, चौथा नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस वाले हाथ उठाओ. नन ऑफ दिस, ये सब नन ऑफ दिस वाले. और इनमें से कोई जो ऑप्शन दिए गए 0, 90, 180 कोई है? कोई नहीं है. अब जो नहीं हाथ उठाए वो किस में है? सभी में है. जो सही है. ठीक, याद रखिए बेटा, अगर किसी बॉडी को 0, 90, 180 पे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो कभी भी मोशन उसका प्रोजेक्टाइल नहीं होगा. देखो 0 का मतलब सीधा ऐसा आपने मान लो इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, हमने ऐसे ये सरफेस है. अगर यहाँ से ले रहे हैं, मान लो इधर वाले को एंगल यहाँ से एक्सेस से एक्सेस से मीजर करें, इधर उठा दिया तो 0 एंगल क्या रहेगा? इधर देखा तो 180 कहलाएगा एक्स प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में, और इधर देखा तो क्या 90 कहलाएगा. तो 0 और 180 पे तो सीधे ग्राउंड पे ही मूव करता रहा, प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं. ठीक, 180 पे प्रोजेक्ट तो हुआ या 90 पे प्रोजेक्ट तो हुआ, बट कैसा है वो? सीधा सीधा. जैसे सपोज दैट है, अगर इसको अब प्रोजेक्ट करेंगे कैसे फेंकेंगे? ऐसे देखो ऊपर गया, फिर से उसी पोजीशन पे गया, उसी पोजीशन पे क्या होगा? वो नीचे आ जाएगा. ठीक, तो ये वर्टिकल मोशन है. कैसा है आपका? वर्टिकल मोशन है. ये आपका क्या टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है. किसका है? वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होगा. किसका होगा? वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होगा. सीधा सीधा गया और फिर वहीं से लौट आएगा. जो मोशन अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका एग्जाम्पल हो गया. अब आपको प्रोजेक्टाइल करने के हमेशा किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा, और वो एंगल इन तीनों के अलावा होने चाहिए. तो फिलहाल जब ऑप्शन बनाया जाता है 0 और 90 वाला ऑप्शन अदर देन बनाया जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अदर देन 0 एंड 90 एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, इनको छोड़ के, तो उसका मोशन हम लोग कहते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल. 180 वाला ऑप्शन इसलिए नहीं बनाते हैं कि जिधर से आप फेंकोगे वहीं से एंगल नापते हैं. अगर इधर से फेंका हमने तो एंगल ये थीटा ले लिया, इधर से फेंकेंगे तो एंगल क्या ले लेंगे? ये थीटा लेंगे. तो इधर वाला भी मेजर करते हैं. मतलब समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट से अगर यहाँ से फेंकेंगे तो 180 होगा, बट ऑप्शन में 0 और 90 वाला ही बनता है कि अदर देन 0 एंड 90. अगर कहीं 180 रहेगा तो मतलब समझ जाइएगा कि रिवर्स, ठीक है, निगेटिव एक्स में है. ये केस आपका है. प्रोजेक्टाइल के लिए आपको जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, थीटा नॉट इक्वल टू 0 और 90 डिग्री. 0 और क्या 0 डिग्री 90 डिग्री अलावा किसी एंगल पे फेंका जाना चाहिए. इसका मतलब हो गया कि जो थीटा है बेटा वो लाई करेगा 0 और किसके बीच में? 90 के. अगर आप पॉजिटिव एक्स से ले रहे हैं तो 0 to 90 के बीच में, नेगेटिव एक्स से लेंगे तो 0 to 90 आपका नहीं. ठीक, तो 0 और 90 के बीच में किसी एंगल पर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारा मोशन क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा. तब उस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल होगा. रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम पर अगर आप फेंकते हो तो उसके दो कोऑर्डिनेट में चेंजेस होंगी, एक्स एंड वाई हो. कैसे देखो, सपोज दैट आप देखते हैं बेटा, हमने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया. वेलोसिटी कितना लिया? यू. एंगल कितना लिया? थीटा. ये
ये थीटा आपको 90 से बड़ा है कि छोटा? एक्यूट एंगल क्या आप ले जाएंगे? क्या है ये? हम एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं, कितने से? एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं, तो क्या है? कौन सा एंगल है? एक्यूट, मतलब हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, न्यून बोलते हैं, न्यून कोण है, पीछे नहीं हुआ, कहाँ छूट जाते जी पीछे। तो उस केस में क्या कहलाता है? वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 से 0 है तो आपने प्रोजेक्ट किया, थीटा ये जाएगा और इस तरह से हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर से क्या करता है? वापस उसी लेवल पे लौट आता है, ठीक है? उसी लेवल पे क्या होता है? वो लौट आता है जहाँ से आपने जिस लेवल पे फेंका था। अब कंडीशन अगर ये थीटा है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? समझिए ना कितने फेंक रहा है? 0 और 90 के अलावा किसी एंगल पे, और वैसे दिया दूसरा ऑप्शन बनता है करके बिटवीन थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में नहीं करना चाहिए, ठीक? तब उस केस में मोशन हमारा कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा, यानी प्रक्षेप प्रगति कहलाएगा वो, ठीक? देखो यहाँ से जब फेंक रहे हैं तो पूछा जाता है कि ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुँचेगा, जब आपने फेंका साइन सबका हो गया, इनिशियल हो गया भैया, उधर अभी नहीं हुआ है, भेजिए ना, अरे ऐसे पहुँचा दो यार, दौड़ के जाएगा। चलिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका क्या बात कर रहे थे आप, क्या यहाँ पे अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल होगी, आपको बोलना है, ठीक है, जब किसी चीज़ को हम फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन u, तीसरा ऑप्शन u साइन थीटा, चौथा ऑप्शन u कॉस थीटा। हाथ उठाइए, 0 वाले पहले हाथ उठाओ, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, हाथ उठाओ तेजी से, सर से ऊपर आना चाहिए। 1 2 3 4, तो ये 0 वाले हैं, हो गया क्या? 0 से ग्रेटर वाले कुछ लोग आज नए आए हैं क्या, या एब्सेंट थे? खड़े हो जाइए, जो लोग फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे वाले खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट डे आप 12th हो गया है, 12th का लिए हैं, कहाँ से? नहीं, गाँव का नाम, स्कूल का नाम बताओ। हाँ, लालगंज चौबा, हाँ जी, उर्मिला बस्ती, कहाँ से किया इनका? सावित्री विद्या विहार बस्ती, हाँ क्या नीचे कर दीजिए। और फिर आप लोग जो नहीं रजिस्टर्ड हैं वो फॉर्म लेके अभी आए थे, ठीक है, फॉर्म लेके और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। हाँ, एक फॉर्म खा रहा है, क्या हम लोग ज़्यादा लोग हैं, हम कॉपी करके दे दें, ठीक? हाँ, अपने से करवा, अपने से करवा लेना, हो सकता है बहुत दिन से प्रिंटर खराब रहा। हाँ, सही हो गया है, सही है तो आप उस वक्त पे वहाँ पहुँचेंगे तभी होगा ना। चलिए देखिए, उस कंडीशन में क्या होगा? आपने बोला कि कुछ लोगों ने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, बहुत लोग कह रहे नहीं होगी, ठीक? देखो होता क्या बेटा, जब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट का टर्म सुनते हैं तुरंत दिमाग में आता है वेलोसिटी क्या है? 0, मतलब उच्चतम बिंदु पे क्या बोलते हैं? 0। बट वो तब होता था जब हम लोग वर्टिकली किसी चीज़ को फेंकते हैं, जैसे आपने किसी चीज़ को फेंका, मतलब हमने फेंका, ये सीधे गया, तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे फेंके, कैसे करना नहीं, ऐसे हमने फेंका, तो आप जब करना, ये गया वहाँ, ठीक, यूँ गया, हाईएस्ट पॉइंट तक गया, लेकिन अगर 0 हो जाता वहाँ पे वेलोसिटी तो सीधा सीधा क्या करना, वहीं से ड्रॉप। 0 होने के बाद फिर आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, ना ऊपर नीचे ना तो आगे पीछे, सीधा वहीं पे बेटा ड्रॉप कर जाएगा। दैट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी 0 नहीं होती है, ठीक? कब होती है? जब हम लोग वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, समझे जी? आप गलत मत करना, ठीक? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 तब होती है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हमारे तक पहुंच जाए, ठीक? तो उस केस में जब वर्टिकली हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा। अगर आप वर्टिकली नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे कभी भी 0 नहीं होगी। अब बात आता है कितनी होगी फिर,
और कितनी होगी उसको कैसे देखेंगे, देखो ठीक है। आपको बताया गया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक। ये जो वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा साइकिल के, तो थीटा के साइड का कंपोनेंट हम लोग ये किसी आराम से एक्स एक्सिस ले रहे हैं, जैसे वाई एक्सिस, जैसे यू एक्स से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। यू एक्स की वैल्यू जो होगी वो यू cos थीटा के बराबर हो जाएगी। यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू cos थीटा के बराबर होगी। दूसरा है यू आई की जो वैल्यू होगी बेटा ये यू साइन थीटा के बराबर, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो साइन थीटा और जो अलावा एक्स एक्सिस है वो cos थीटा हुआ। लेकिन ये थीटा हमने एक्स एक्सिस से लिया है तब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में वाई एक्सिस से थीटा दे दिया, अगर यहाँ से देगा तब ये cos हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। इसलिए हमेशा दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि थीटा जिस साइड से मेजरमेंट दिया गया होगा एंगल उधर का कंपोनेंट cos, उसके अपोजिट वाला क्या होगा साइन होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा cos थीटा और ये हो गया साइन थीटा। अब देखो जो जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, हिंदी कहते हैं थोड़ा सा गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा जी बेटा काम करता है ऑलवेज किधर, डाउनवर्ड, कभी कभी ऊपर भी लगता है, ऐसा नहीं लगता है, हमेशा कहाँ लगता है टुवर्ड सेंटर ऑफ द ईयर, हमेशा जी का डायरेक्शन जो होता है यानी कि सेंटर की तरफ होता है। तो बेटा जब इसमें हमारा क्या ये नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जी इसकी वेलोसिटी को घटाएगा कि बढ़ाएगा, घटाएगा। जब ये ऊपर जाएगा अपवर्ड जर्नी में ये जो होगा बेटा वो वेलोसिटी ऑफ क्या ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है उसको रिड्यूस करेगा, लेकिन जब रिटर्न बैक आएगा वापस तो वही जी उसे क्या करेगा बढ़ाएगा, ठीक। जैसे अभी आपके हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोग आप पे कमेंट भी कर रहे हो अरे गए हैं डॉक्टर बनने, हाँ मैं भी ठीक, लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो वही लोग क्या करते हैं फिर तारीफ़ करेंगे, अरे बड़ा अच्छा किया देखिए डॉक्टर हो गया है। तो जब आप कुछ करते हैं ना तो आपको बहुत सारे कमेंट सुनने पड़ते हैं, अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करने वाले तो ऑलरेडी कहते हैं। तो इसलिए दोनों लोगों के कमेंट पे मत जाइए, बस आप अच्छा काम करिए, ठीक। ऐसा नहीं वो तारीफ़ कर रहा है, आप जाओ उनको मर्डर कराओ तो आप गए लेके और उड़ा दिए, ठीक। तो आप जो करिए वो करिए, आपको अब इतने बड़े इतने आपका एज हो गया है कि आप राइट और रॉन्ग आप समझ सकते हैं, आप उस एज में पहुँच चुके हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो राइट हो, ठीक, या आपको लगता है कि भाई जब आप कंफ्यूज हो कि राइट है कि रॉन्ग है, तो आपसे जो सुपीरियर हो आपके लिए अच्छा सोचने वाले, दोनों टाइप के पर्सन मिलते हैं, पड़ोसी बहुत ज़्यादा अच्छे भी मिलते हैं, बहुत ख़राब भी मिलते हैं। तो अच्छे वाले जो आपको लगते हैं कि हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उनसे सजेशन ले लिया करिए, ठीक। चलिए देखिए तो कंडीशन क्या होगा, ये जी बेटा क्या करेगा, क्या करेगा घटाएगा जब तक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे ये कंपोनेंट की वेलोसिटी जो होगी यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, यही कंपोनेंट कर रहा है यू आई, ठीक। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचेगा तो इसको हमारे यहाँ वेलोसिटी में वी वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर पूछेंगे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, तो आप बोलोगे कौन सा, यू साइन थीटा जो है यानी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है जीरो हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी जैसे आप ऊपर जाओगे घटता जाएगा और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कंपोनेंट का। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये हाइड्रोजन कंपोनेंट कहलाता है जिसे क्षैतिज घटक कहते हैं, क्या कहते हैं हाइड्रोजन कंपोनेंट। जो इसमें पानी ना पी बेटा पढ़ लेता पानी पीना, हाँ क्या से लगे बोल हम रहे हैं डॉक्टरों को लग रही है, आओ पी हो जाएगा, ठीक। क्या रहा है वो दो और धूप में जब लोग आते हैं तो आप प्रयास करिए आप 10-15 मिनट पहले आ जाया करिए, क्लास खाली हो जाता है तो पहले से आए रहेंगे, थोड़ा सा रेस्ट में तब तक टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल हो जाएगा। पता लगा दौड़ते हुए आए और क्लास शुरू हो गया है तो आधा बीपी वैसे बढ़ा हुआ है तो ना समझ पाएंगे और ना ही, ठीक। इसलिए जब आइए और सर पे धूप तेज रहता है थोड़ा सा कुछ लगा लिया करिए, जो भी है कैप लगा लीजिए, नहीं तौलिया बहुत सारे आजकल मार्केट में मिलते हैं, ठीक। आप लोग यहाँ दुपट्टा रहता है, ये लेकिन दुपट्टा तो गायब हो गया था, हाँ तो क्या जो भी है उसको आप लगा लिया करिए, ठीक। मतलब धूप ना लगने पाए जो भी ऑप्शन में है आपके पास। चलो देखो तो ये कंडीशन आपका होता है बेटा कि यहाँ से हमारा वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो रही है
हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचेगा वो 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जब बात करेंगे तो क्या होगा, ये कितने लोग बताएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा जब बॉडी मूव करेगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा बता। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी रहेगी सेम रहेगी। सेम रहती है, क्यों बेटा? क्योंकि सर इस डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अपने ना कोई रिटार्डेशन है कि वेलोसिटी कम हो जाएगा, उसमें सेम रहेगी। चलो ठीक। देखो होता क्या है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब इंजन के अंदर हवा के द्वारा लगने वाले गैसीय बल को क्या कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो उस कंडीशन में इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ना तो इसे बढ़ाने वाला लगेगा ना तो इसे घटाने वाला लगेगा, ठीक। कोई भी फोर्स ना तो इसे इंक्रीज करने वाला होगा ना तो इसे कोई डिक्रीज करने वाला होता है। इसीलिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग कंप्लीट या होल प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड या रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक। ज़्यादातर तरफ हेड डाउन कर देंगे बच्चों की तरफ, 5 मिनट में जस्ट हो जाएगा, ठीक। चलो देखो इस केस में क्या होगा बेटा, इसकी वैल्यू रिमेन्स क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहती है। इसकी वैल्यू क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। अब से मतलब ये यहाँ पे रिटर्न बैक होगा, जब ऑब्जेक्ट जो भी है वाल है कुछ भी है, जब ये रिटर्न बैक सेम लेवल पे आएगा, ध्यान रखना है सेम लेवल पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अतः ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हम लोग इसी को कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। फिलहाल ग्राउंड इसे कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या इसी को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोला जाता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब छत पे खड़े हुए सीधा सीधा ऐसा फेंक दीजिए, तो उसे कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और तीसरा होता है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कोई इंक्लाइंड प्लेन है उस पर फिर हम फेंकते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो क्वेश्चन फिलहाल इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं के बराबर बनता है, ठीक। जो बनते हैं या तो हॉरिजॉन्टल पे बनाया जाता है या तो फिर ग्राउंड टू ग्राउंड पे बनाया जाता है, नहीं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब देखें इस केस में हम इसकी वैल्यू पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट है, इसका मतलब जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचोगे तो Vx की वैल्यू ये भी हमारा कितना रहेगा, ये cos थीटा ही रहेगा, इसकी वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक। अब रिटर्न हम आ रहे हैं ग्राउंड पे, कहाँ पे आ रहे हैं, रिटर्न टू द ग्राउंड। याद रखना अपने दिमाग में टच करने से जस्ट पहले की बात की जाती है, मतलब यह पे ग्राउंड पे टच करने से जस्ट पहले का ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, ठीक। टच करेगा तब तो फिर आप चेंज हो जाएगा, जैसे कोई चीज पत्थर है फेंका आपने गिर गया तब तो क्या हो गया, बदल गया, ठीक। लेकिन गिरने से जस्ट पहले मतलब जस्ट टच करने वाला है उसी टाइम पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो वैल्यू एक्स वाला है, यानी हमारे यहाँ बी एक्स डैश ले लिया, ये तो आपका वही रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। लेकिन अभी पीछे जो हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन वर्टिकल पढ़ रहे थे, बोला था बेटा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली ऊपर फेंकते हो, जिस लेवल से फेंकेंगे जब लौट के उसी लेवल पे आता है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि जो वैल्यू होगा कहाँ हो, आप ही नहीं आप, अरे थोड़ा सुनता है बेटा, ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो पता नहीं चलेगा यार, बड़ा मेहनत से बोलना पड़ता है, तो थोड़ा उसका इज्जत किया करो। चलो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जब वो फिर सेम लेवल पे लौट के आएगा, कहाँ पे, सेम लेवल पे लौट के आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उतना ही मैग्नीट्यूड गेन कर लेगा जितना जिससे आपने उसे ऊपर की तरफ फेंका था। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब वर्टिकली हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो जिस वेलोसिटी से बेटा उसे प्रोजेक्ट करेंगे आप वर्टिकली, फिर सेम लेवल पे जब लौट के आएगा तो उतनी ही वो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में अटेन कर लेता है। मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा, फेंका तो अपवर्ड, लौटा तो डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बट वैल्यू जो रहेगी वो रिमेन्स क्या रहती है, सेम रहेगी। तो जब यहाँ पहुँचेगा ना, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी वी वाई डैश, इसकी वैल्यू यू साइन थीटा रहेगा, लेकिन डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग निगेटिव लगा देते हैं। निगेटिव मतलब डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स, डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, जिससे फेंका था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके वो ड्रॉप करेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिजल्टेंट फाइंड करोगे ना, तो जैसे यू से यहाँ दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगा, यू के बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड में यू के क्या आएगा, बराबर ही आएगा, जितने से फेंका था उतने पे जाके वो ड्रॉप करता है, ठीक। तो ये तो केस हो गया था
कहाँ क्या चीज़ चेंज हो रहा है, क्या चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा होता है बेटा, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 न्यूमेरिकल पॉइंट आपका जो बनता है वो बनता है, एक आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज प्रास, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा क्षैतिज प्रास। दूसरा होता है वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट मतलब सीधा सीधा जो आप फेंक रहे हो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा उसे कहेंगे वर्टिकल हाइट। और तीसरा होता है आपने पढ़ा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या बोलेंगे आप, उड्डयन काल कहते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतनी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे इंक्लूडेड होती है किसमें न्यूमेरिकल पॉइंट से जो बनाया जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा लिखना शुरू करिए, इतना बार समझ आया तो लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, हेडिंग पहले आ रही है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बोले लिखा। इफ एनी ऑब्जेक्ट, अरे सर हेडिंग बोला है, कहाँ थे आपने बोली, देखिए इफ एनी ऑब्जेक्ट is projected at angle theta, ब्रैकेट में लिखना थीटा नॉट इक्वल टू 0 और 90, थीटा नॉट इक्वल टू, इक्वल करके क्रॉस कर दो, नॉट इक्वल टू 0 और 90, 0 और 90 ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल हो गया, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अंडर ग्रेविटी, ऊपर लिखा तो नहीं अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी then motion of object is called projectile and path followed by it, and path जो रास्ता अपनाएगा वो path followed by it, path followed by it, path followed by it is कैसा, पैराबोलिक, PARABOLIC, पैराबोलिक, उसी बात को पैराबोलिक हिंदी में प्रवलयाकार पथ कहते हैं, पैराबोलिक। अभी इसको प्रूव किया करते हैं कैसे होता है, ठीक। तो ये किस आपका होता है यहाँ से। अब क्या करिए, आप डायग्राम बना लीजिए, तब फिर आगे कहानी बताइए। डायग्राम बनाइए, बैठना पड़ेगा। जल्दी बनाइए, इसका थोड़ा सा लेवल ऊँचा रखना चाहिए। जल्दी करिए। हो गया, जल्दी करो। समझे बेटा, देखिए पॉइंट लिखिएगा,
ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal component of velocity, horizontal component of velocity, horizontal component of velocity will be remains, horizontal component of velocity will be remains constant, will be remains constant, while vertical component of velocity, vertical component of velocity first decreases, first मतलब पहले first decreases up to 0, FIRST होता है बेटा, फर्स्ट डिक्रीजेस, आप पृष्ठ लिखे हो RIST लिखा है, गलत है, FIRST क्या हो गया, फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है, अप टू 0 एंड देन increases up to initial value on same level, on reaching same level, वैसे कर लो ग्राउंड, जहाँ से फेंका था उसी लेवल, पहले छत पर से फेंको छत पे गिरा, ग्राउंड से फेंको ग्राउंड पे, ऑन रीचिंग सेम लेवल, ब्रैकेट कर लो ग्राउंड, ओके, सेम लेवल ब्रैकेट में इसे कह लो ग्राउंड, ठीक हो गया, कैसा, हाँ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा पूरी जर्नी में, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक, ये कंडीशन आपका हो गया यहाँ से। अब आपने कह दिया क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जाए क्यों चेंज होता तो ड्यू टू क्या, जी रिएक्टेंस एक्सेलरेशन, जी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट हमारा चेंज होता है, ठीक। जब आपने बोर्ड में पढ़ा होगा बेटा तो बोर्ड में आपको इसका डेरिवेशन होता है प्रूफ, ठीक है, क्या पैराबोलिक पाथ के लिए, पैराबोलिक पाथ के लिए हम लोग प्रूव करते हैं कि पाथ पैराबोलिक होगा या नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में आप रिलेशन पढ़ते हो, रिलेशन निकालते हैं, और वो रिलेशन इक्वेशन ऑफ पैराबोला जैसे होता है इसलिए कहा जाता है पाथ विल बी क्या, पैराबोलिक, ठीक, करके दिखा दें, वैसे आपके यहाँ नीड तो नहीं है, सपोज दैट पार्टिकल कहीं किसी पोजीशन मान लो ये वो है, ये है, इस पोजीशन पे अभी पार्टिकल पहुंची हुई, ठीक, या वो डैश कर लेते हैं, वो डैश पोजीशन पे पहुंची है, इसका हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर्ड है यहाँ से यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक x है, वर्टिकल जो आपका है वो y है, और आपको टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक का बेटा t, ओ से ओ डैश तक जाने में पार्टिकल को टाइम टी लगता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है वो x सपोज दैट, और वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो y है। देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है हम लोग का क्या है यू साइन थीटा, और कांस्टेंट फैक्टर हमारा था यू क्या कॉस थीटा, ये कांस्टेंट था, ये कॉस है बेटा, ये कॉस थीटा, ये कांस्टेंट फैक्टर था, ये वेरिएबल फैक्टर है। कांस्टेंट फैक्टर से हम टाइम और पोजीशन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे इसके लिए तो यक्स इक्वल टू क्या होगा, जो यक्स इंटू टी, टी टाइम में माना यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यक्स की जो वैल्यू होगी 4 दूरी बराबर 4 गुणे समय हिंदी में पढ़ा होगा आपने, तो इधर का वेलोसिटी कितना है, यू यक्स है, टाइम यहाँ से यहाँ पहुँच, जो टाइम यहाँ से यहाँ वही टाइम यहाँ रहेगा, बदलता नहीं है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यू एक्स इंटू टी की वैल्यू निकालोगे तो यक्स अपान यू, और यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा, एक इक्वेशन बन गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है टी बराबर यक्स अपान यू कॉस थीटा के बराबर हो गया। सेकेंड इक्वेशन आप यूज़ कर लो, हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन पढ़ा है इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या हाफ डी टी स्क्वायर, यहाँ करेंगे बेटा यस की जगह पर मैं वाई लिखा, वाई इक्वल टू यू वाई
ऊपर जा रहे हैं तो प्लस की माइनस, जब अपवर्ड जाते हैं तो प्लस की माइनस ले लेंगे, क्योंकि साइन हमारा क्या अपवर्ड जाते समय एक्सीलरेशन रिटार्ड करेगा, वेलोसिटी घटाएगा। ये हो जाएगा हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक, वैल्यू आपको बेटा टी का यहाँ यू आई की वैल्यू है यू साइन थीटा, टी की वैल्यू है हमारा एक्स अपान यू कॉस थीटा, एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू है एक्स अपान एक्स है एक्स अपान यू कॉस थीटा। देखो यू कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होगा टेन, इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ टी इंटू एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा समझ रहे हैं? देखो इनमें से आपको बोला गया कि कॉस यू कॉस थीटा क्या होता है, पूरे जर्नी में कांस्टेंट रहता है, मतलब कांस्टेंट फैक्टर है, बदल नहीं रहा है। और जो हमारा क्या है जी है, वो भी हमारा एक कांस्टेंट फैक्टर है, जी भी क्या है आपका कांस्टेंट फैक्टर है, और यू कॉस थीटा भी क्या है आपका कांस्टेंट फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर को अलग कर लेते हैं, तो हाफ जी अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर लेते हैं इनको एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई की वैल्यू। ठीक, जो इक्वेशन आप पैराबोला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या या एक्स टेन थीटा माइनस हाफ टी एक्स स्क्वायर, तो इसको एज ए कांस्टेंट फैक्टर के मान सकते हैं। जो इक्वेशन हमारा बन रहा है ना, इससे पहले सेकेंड इक्वेशन सेकंड जो होता है ये सिमिलर जो होता है क्वेश्चन ऑफ बेटा पैराबोला, जैसा होता है सिमिलर टू क्वेश्चन ऑफ पैराबोला। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो पार्शियल आपका पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोलिक होगा। क्या होगा? पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे सिंस इक्वेशन सेकंड इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, so path followed by object will be जो पाथ फॉलो करेगा आपके वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक, और इसीलिए मोशन को हम लोग क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो ये होगा पैराबोलिक, तो कैसा प्रोजेक्टाइल ये दोनों कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। पैराबोलिक पाथ में दोनों कंपोनेंट टाइम के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, इसीलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी यहाँ तो नोट कर लो, तब उसके बाद फिर आगे कहानी बताएंगे। जल्दी करिए। आज कितने लोग पढ़ के आए थे भैया, आप बताइए कितने लोग पढ़ के आए थे? मतलब संख्या मिला जुला के वही रहती है, कभी कोई हो जाता है कभी कोई हो जाता है। मतलब है 2-4 साल का टाइम में कोई दिक्कत नहीं है सबको, है ना। पापा लोग कह दिए बेटा कोई टेंशन ना लेना, हम चाहे 4 साल लगे रहो चाहे 10 साल, हम साथ हैं। और नहीं पढ़ के आते तो इसका मतलब यही है। क्यों देवी हूँ क्या बोली पापा, बेटा पढ़ते रहो, सरकार सुविधा दी ही है, हम समय देते रहेंगे, खिलाते पिलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ो, खाली यहाँ पढ़ने से नहीं होगा, जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा। ठीक, और गलत जैसे आप भी कहते हैं ना, हमारे आजकल इंडिया में बड़ा उल्टा का नाम प्रसिद्ध हो गया है। ठीक,
लाखों लाखों बच्चे जाते हैं, होते कितने हैं जानते हैं? उंगलियों पे गिने चुने। आपके बस्ते से कब 14,000 बच्चा जाता है, अब होता है 4, 5, 6 हर साल का यही रिकॉर्ड है। ठीक, अब अभी वो जाता है जो अपने आप को बहुत धुरंधर समझता है। धुरंधर मतलब जानते हैं मतलब अच्छा, ठीक। और जब रिजल्ट आता है तो फिर इसलिए ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करिए। पढ़ता जो है उसी का होता है, वो कहीं भी रहता है। ठीक, हो गया? हट जाए, बार बार करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम। बेटा जो नहीं पढ़ पाएगा पूछ लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं समझिएगा पूछ लीजिएगा। वही हाँ हाँ, प्रोजेक्टाइल का वही है आप भाई, तभी कहते हैं ना कि प्रोजेक्टाइल है। सिमिलर टू जो इक्वेशन सेकेंड आपका हाँ उसी के सिमिलर होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाथ जो फॉलो करता है पैराबोलिक होता है। ठीक है, और क्या जो मोशन होता है उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ लेते हैं, तो यहाँ हमारा ये है इसे यहाँ हम लोग इधर वाला पढ़े, इधर वाला माइनस है ना आगे, इधर वाला प्लस होता तो इधर वाला पढ़ते हैं। किसके पावर की बात करते हैं? ये दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ पे एक सिंगल पावर है और यहाँ पे क्या है, डबल पावर है, तब पैराबोला बनता है। केवल डबल पावर पे कहते हैं तो सर्किल बन जाता है। जैसे एक के पावर एक होता है, दूसरा कंपोनेंट में केवल पावर स्क्वायर होता तो क्या बन जाता है, फिर सर्किल का इक्वेशन बन जाता है। यहाँ दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए फिर पैराबोला था। मैथ पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, हाँ, जब माइनस में रहता है तो ये, प्लस में रहेगा तो ये। ठीक, मैथ वाले आए हैं भैया, कहाँ गए? आज जाए ना, आप भी मैथ के हो? अच्छा चलिए ठीक। कौन कौन मैथ वाले हाथ उठाओ, से हाथ उठाओ। आप मैथ के हो? थोड़ी संख्या बढ़ाओ, जल्दी से मैथ करवा दिया जाए। हैं क्या हुआ? बैठा के लाया, बहुत बढ़िया कर रहे। तो उनका भी भला आपका भी भला उसमें। ठीक, आजकल ऐसे ही काम होता है जहाँ पे दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। आजकल ये पूरा 5-8 साल से ऐसा ही काम होता है जहाँ दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक, चलो तो भाई सरकार आपको मुफ्त में पढ़वा रही है, क्यों? पढ़ के आप विदेश भाग जाओ? नहीं, पढ़ के इंडिया में सर्विस दो, मतलब इंडिया के लोगों की सेवा करिए। ठीक,
और जो सेवा करेगा वही देश की सेवा है। तो इसलिए आपको पढ़वाया जा रहा है। ये नहीं आप पढ़ के उसके बाद क्या अफगानिस्तान चले जाइए कि हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ अभिमान मतलब हैं? अरे ठीक है, जो आएगा वो अच्छा है ना। चलिए ठीक हो गया बेटा जी सर। जैसे उनको भी आवश्यकता थी, इन्होंने उनको बता दिया, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। नहीं बता दें। देखो अगर आपके द्वारा किसी का कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो, ठीक, और आपका उसमें नुकसान नहीं हो, हम ये नहीं कहेंगे अपना घर बेच के पड़ोसी घर बनवा दो, ठीक, तो आपका अगर उसमें नुकसान नहीं है और पड़ोसी का फ़ायदा हो जा रहा है तो आपको ज़रूर मदद कर देनी चाहिए। अगर थोड़ा अपना नुकसान हो के भी फ़ायदा हो जा रहा है, आप कर सकते हो तो भी कर दीजिए। बट राजा हरिश्चंद्र वाली कहानी मत करना कि कलयुग में फॉलो नहीं होता है। हाँ विवेक, चलिए नेक्स्ट आपका हो गया। तो ये तो आप कैसा हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंस और वर्टिकल हाइट। तो लेट्स क्या बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट रेडी करो। टाइम ऑफ फ्लाइट, अरे कुछ लोगों को काम की जरूरत है। इतना नहीं हो तो एक स्पेलिंग अरे नहीं है तो ये कर हवाई जहाज हवाई जहाज बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट FLIGHT हिंदी में पढ़ा होगा। उड्डयन उड्डयन सही है। काल, हाँ उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में क्या कर रहा है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस टाइम को हम कहते हैं उड्डयन उड्डयन काल। काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ से निवेश कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस को बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। ये जो हाइट होगा इसी को वर्टिकल हाइट कह लेते हैं। यहाँ से चल के यहाँ तक आने में जो समय लगेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। इस पोजीशन से चल के यहाँ तक आने का जो टाइम टेकन होगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अब कंडीशन जरा देखना, पार्टिकल यहाँ से चलने बेटा यहाँ तक पहुँच रही है, इस पोजीशन से चल के यहाँ तक क्या हो रही है, पार्टिकल आपकी पहुँच रही है, ठीक। कंडीशन है हमें टाइम निकालने के लिए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए हम इसको दो कंपोनेंट में पढ़ते हैं। एक यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम, और जितना टाइम ऊपर जाने का होता है उतना ही टाइम क्या होता है बेटा नीचे आने का। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम फाइंड कर लें तो उसी का डबल कर दो तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे, अब वो पॉइंट इसे ले लेते हैं, ए पॉइंट इसे ले लेते हैं, बी पॉइंट इसे ले लेते हैं, ठीक। टाइम टेकन टू रीच द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट लिखा है, बॉडी लिखा है, ऑब्जेक्ट रीच हाईएस्ट पॉइंट ए तक जाने में उसे कितना समय लगेगा उसको हम निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाया गया था, पढ़े ये भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कोई बोलेगा नहीं दूसरा। थर्ड इक्वेशन आपको बोला था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अभी बताया गया था, क्वेश्चन भी कराया गया था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पीछे जाके बता देता सबसे लास्ट में जी।
वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as बताया गया था ना, हाँ तो ऐसे बुलाते चलोगे। जब वर्टिकल होगा तो 2gh ले लेते थे हम लोग, ठीक। स्क्वायर प्लस 2 तो केस क्या हो गया, यहाँ से लिखेंगे हम लोग वी स्क्वायर प्लस 2gh होता है। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमारी क्या है, वी वाई है। तो हाईएस्ट पॉइंट में से वी वाई ले लो, इसे आप ले लो यू आई, और प्लस की जगह ऊपर जा रहे हैं तो साइन क्या लें, माइनस ले लिया। प्लस की जगह माइनस, इससे मतलब क्योंकि अभी हमें टाइम पहले निकालना है ना, पहले टाइम निकालो तब इसको वर्टिकली निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को याद है, फर्स्ट क्वेश्चन आप मोशन, अरे 9th में शायद पढ़ते हैं यार, 9th 10th 11th 12th कितनी बार पढ़ा हो। आप बताइए फर्स्ट क्वेश्चन आप मोशन, और आपको ऑलरेडी अभी पढ़ाया गया 2 दिन पहले। जी सर। तब ये हाल है, डॉक्टर कैसे बनोगे जी, हाँ बताओ, पढ़िए। देखो आपको पहले दिन ही समझाया था भैया, आप पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी चलेगा, और पढ़ाने के बाद फिर आपको तैयार होना चाहिए, ठीक। पढ़ाने के बाद अगर आप बुलाते रहेंगे तो फिर डॉक्टर बनना बहुत आसान नहीं है, ठीक। वो तभी बन पाएंगे जब क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। इसलिए जो चीज़ें जानते हैं पहले से वो तो सबसे अच्छे हैं, नहीं जानते तो पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आपका काम है उसको क्या प्रिपेयर रखिए, कभी भी कहीं से पूछा जा सकता है। अभी नहीं होगा कि जब क्या टेस्ट होगा जिस दिन उसी दिन आपका होगा, कभी भी किसी कुछ क्वेश्चन जो पढ़ा दिए हैं एटलीस्ट उसमें से कहीं से पूछ सकते हैं, ठीक। तो आपका प्रिपेयर होगा तो 2 चीज़ें आपको बेनिफिट होंगी। जब आप आंसर देंगे तो आपको बड़ा पॉजिटिव फील होता है, ठीक, बड़ी अंतरात्मा कहते हैं ना, खुशी मिलती है, होता है ना जब आप सही जवाब देते हैं। और जिस दिन जवाब देंगे उस दिन ज़्यादा जाके पढ़ेंगे, जाके आप वाजब कर लीजिए, किसी दिन पढ़ के आइए, आंसर दे के जाइए, आपको पढ़ने में ज़्यादा मन आएगा, ठीक। और हर आंसर को अगर आप गलत बताएंगे तो फिर आप कहीं नहीं मज़ा आएगा। इसलिए पढ़ के आइए, आंसर दीजिए, खूब जाके पढ़िए, अगले दिन उससे ज़्यादा, ठीक। और लास्ट तक इतना पढ़ लीजिए कि सारी चीज़ें आपकी क्या कहते हैं ना, हिंदी में जबान पे हों, तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक। सारी चीज़ें क्या आपके हमेशा कुछ भी पूछा जाए तो आंसर आपका पॉजिटिव आए, ठीक है। अब उतना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ईजी वे में नहीं होता है, ठीक। आधा घंटा 1 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा पढ़ने से नहीं, एटलीस्ट अभी से रेगुलरली 5 से 6-7 घंटे आप पढ़िए, तब जाके आपके क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों मेंटेन रह पाएंगे, ठीक। अच्छा कितने लोग कोई है 5-6 घंटा पढ़ रहा हो, ईमानदारी से बोलना। 5-6 घंटा जो शुरू कर दिया है, शुरू जो कर दिया है पढ़ना, 2 लोग 3 लोग हाथ उठा रहे हैं, ठीक। बाकी लोग क्या भी इंतजार कर रहे हैं, क्या सावन बीतेगा तो क्या आएगा, भादव क्या आता है, राधा गाने चाहिए, हाँ तब पढ़ेंगे फिर, हाँ। तो इसलिए आप लोग ऐसा करिए भैया, पढ़ना शुरू कर दो यार, ठीक। पढ़ना शुरू करिए। अगर आपके घर पे टाइम ना मिलता तो हमको बताओ, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे आपके पेरेंट्स से। और शायद ऐसे किसी कोई पेरेंट नहीं होंगे जो आपसे ज़बरदस्ती काम लेते हैं क्या, किसी पेरेंट आपसे ज़बरदस्ती काम लेते हैं, बेटा मत पढ़ो चलो काम कर लें। अरे बात अलग है, इमरजेंसी हो, किसी दिन आपको बोलते बेटा मत काम देख लो, अदरवाइज नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या, बोलते हैं मम्मी, नहीं बोलते हैं, ठीक। आजकल तो मम्मी लोग और बच्चे बिगाड़ देती हैं, पानी भी हाथ में ले आकर पकड़ा देती हैं, ले बेटा तो हिले ना, ठीक। लेकिन अगर वो इतना करते हैं तो आप कम से कम पढ़ के बन जाइए, हाँ। नहीं तो उनकी मेहनत भी क्या होगी, बेकार जाएगी। पहले के लोग मम्मी के लोग इतनी बड़ी बच्चियाँ होती तब से खाना बनाना शुरू, और अभी क्या बच्ची पता लगता है क्या मम्मी से बड़ी हो गई तब तो उसको रोटी पकाने नहीं आता है। तो अगर पकाने नहीं आता है तो कम से कम ऐसा बन जाइए कि आपके लिए कोई पकाए, ठीक। पैसा रहेगा तो कोई भी आप रख लेंगे, पका के खिला देगा, और पैसा नहीं रहेगा तो खुद पकाना पड़ेगा, जली वली खाओगी और दूसरे खिलाओगे तो रोज़ डंडे पड़ेंगे, हैं, ठीक। चलो देखो तो कंडीशन हो गया अपना क्या, टाइम टेकन ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हम लोग लिखेंगे क्या, वी वाई कंटिन्यू यू वाई माइनस कितना बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन आप यूज़ कर लो, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट का, ठीक। तो हाईएस्ट पॉइंट में वी वाई के वैल्यू बताया था बेटा कितना होता है, 0 कर में यू वाई के वैल्यू आता है यू साइन थीटा माइनस जे इंटू टी, तो जे के बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा, तो टी के वैल्यू आएगा यू साइन थीटा अपॉन क्या जी। ये हमें वैल्यू वो मिला टाइम जो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में रहेगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं अभी है, जैसे हम लोग अभी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलेंगे बेटा, ये कहाँ से लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम है,
फिर हमें कहाँ जाना है फाइनली, अगेन रिटर्न बैक टू लोवेस्ट पॉइंट। ठीक, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम जब बोलेंगे तो ये तो कंडीशन हो गया हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैप्टन के कंट्रोल को इनटू कितना हो जाएगा, स्मॉल टी, जितने समय में जाएगा उतने समय में लौट के वापस आएगा। ठीक, तो कैप्टन टी की वैल्यू को इनटू स्मॉल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू में निकाला है कि उसका थीटा बाई कितना जी। ये कंडीशन हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी कंट्रोल को यू साइन थीटा बाई जी, जिसे को हिंदी में उड्डयन काल आप कहते हो। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से बेटा हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक, वो टू यू साइन थीटा बाई जी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिखा दीजिए, नोट कर लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट एक लाइन लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखना हो स्टेटमेंट लिखा दें जी सर। लिख लीजिए भैया, तो बहुत नीड आपको नहीं रहती है, बट लिख लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट लो, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, the time taken by the object to complete the projectile motion, time taken by the object to complete the projectile motion is called time of flight। प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे बेटा। और ये जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं बेटा, किसके, ग्राउंड टू ग्राउंड, या उसी को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक, पृथ्वी से पृथ्वी क्या बोलेंगे हिंदी में। ठीक, अब जो भी होगा नोट कर लो, हो गया, बैठ जाए भैया। जल्दी ना बेटा, नहीं फार्मूला हो जाएगा तब क्वेश्चन मिक्स करके बनता है। हो गया, दूसरा लिखेंगे सेकेंड, ऑरिजेंटल लेंथ 36 परास से बोलेंगे आप। भैया ये हो गया, ऐसा नहीं है। कैपिटल आर से हम लोग रिमूव कर लेते हैं बेटा, ऐसे कैपिटल आर और जेटा लेंथ। ठीक, अब देखो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गया बेटा, कहाँ से, जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया था जहाँ जाके ड्रॉप कर रहा है, इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, कौन सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, इनका नाम देंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक, तो कंडीशन क्या बनेगा, दैट मीन्स यहाँ से चल के यहाँ तक की जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रही है, इसी को नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो लिख लीजिएगा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड during projectile motion, the horizontal distance covered by object, covered by object, the horizontal distance covered by object during projectile motion is called, during projectile motion is called horizontal length।
during projectile motion is called horizontal lens. Is called horizontal lens. तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में उसे नाम देते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल लेंस। उसे क्या बोले, क्या हॉरिजॉन्टल लेंस कहते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लेंस जो होगा कैसे निकालेंगे, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इसका हमारा और टाइम हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या, एक्स एक्सिस के नाम क्या कोई त्वरण है, एक्सीलरेशन काम कर रहा है, एक्स एक्सिस के नाम कोई एक्सीलरेशन है नहीं। ठीक, क्या हुआ अब सही कर देता। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स एक्सिस में कोई हॉरिजॉन्टल क्या, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन काम कर रहा है, रिटार्डेशन ना तो बेटा एक्सीलरेशन काम कर रहा है ना तो रिटार्डेशन काम कर रहा है, ना तो कोई वेलोसिटी बढ़ाने वाला है फैक्टर ना तो वेलोसिटी घटाने वाला है। यहाँ पे कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पूरी जर्नी में रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का है पूरी जर्नी में रिमेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंस का निकालेंगे, आर की वैल्यू होगी यू एक्स इंटू टी। टी यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर रखो वैल्यू यू एक्स की वैल्यू आपने लिखा है यू कॉस थीटा है, टी की वैल्यू लिखा है तो यू साइन थीटा बाई टी है ना। थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करते बेटा, तो इसको लिख रहे हैं यू इंटू यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पास, इसको टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पास में ले लिया। आपने फार्मूला पढ़ा होगा मैथ में, ठीक, साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता था, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितने को याद आ रहा है कुछ, आपने साइन टू थीटा का फार्मूला का पढ़ाया गया होगा किस क्लास में, 10th में पढ़ा कि 9th में पढ़ा, आप लोग 10th में पढ़ा। बहुत कुछ सिलेबस आगे पीछे और हटा दिया गया है बेटा, इसलिए बहुत चीज़ें है ही नहीं है, बहुत चीज़ें मॉडिफाई कर दी गई, फर्स्ट 10th का 9th का 10th और से। तो कंडीशन आपका होता था, हम लोग फार्मूला पढ़ते थे टू साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे है क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन टू थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा। तो आर की वैल्यू होगी यू स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा पार। अब क्या देखना, इसका ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा पान जी के बराबर आ गया हॉरिजॉन्टल लेंस का फार्मूला। यहाँ पे लेंस बेटा बोला जाता है लेंस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, बोला जाता है एक थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो यहाँ रखोगे तो आर की वैल्यू आएगा बेटा यू स्क्वायर साइन टू इंटू 45 अपान जी। साइन टू इंटू 45 मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1। ये वैल्यू आ जाएगा बेटा क्या, ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू क्या आएगी, जितना है वही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू यू स्क्वायर अपान कितना, ये रेंज की बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है। पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट की रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, तो अगर यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो कंडीशन होगा यू स्क्वायर बाई जी। कब, जब वो 45 पे फेंका जाएगा। तो अगर आपने पीछे इसको क्या क्लासेज में अगर आपने लॉन्ग जंप पार्टिसिपेट किया था कभी, होता ही नहीं है स्कूलों में, क्यों होता है, गेम कितने स्कूलों में होता है बेटा, ये हमारे स्कूल वाले हाथ रहो, गेम प्रैक्टिकल, दो कहानियाँ ख़त्म हो गई हिंदुस्तान की शिक्षा से। चलिए, और नंबर पहले बच्चे जब प्रैक्टिकल करते थे तो 18, 20, 22, 24 और 25 से ऊपर जो पाता था वो बड़ा खुश होता था। हम लोग बड़ा खुश हुए थे जब 28 नंबर मिला था। मतलब 4 लड़कों को पूरा 320 नंबर बच्चों में से 4 बच्चों को 25 से ऊपर मिला था, एक को 29, 28 और एक को 2 को 27, ठीक। और बाकी 316 बच्चों को 25 से नीचे वाले। अरे सर हम लोग में खेल और का नाम पे एकदम सब जीरो होता और है। आज के दिन में क्या होता है, स्टार्टिंग होता है 25 प्लस से, ठीक। अगर जो 25 पा गया कहता है हमको तो बर्बाद कर दिए सर जी ने, ठीक। थ्योरी भले 12 नंबर पाए लेकिन प्रैक्टिकल में 30 में क्या चाहिए, 30 चाहिए, हैं, ठीक। मतलब जब करते थे तो 30 नहीं पाते थे और जब नहीं करते हैं तो
30 में 30 पाते हैं, हाँ। इसी तरह से जब पढ़ते थे तो क्या 60%, 55%, 65%, 70%, 75 से ऊपर आ जाता था, बड़ी खुशी होती थी, हाँ। मतलब एक नाम हो जाता था। और आज की डेट में अगर 75 से क्या कम है तो कहते हैं हमको तो मिला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, ठीक। अब पूछा जाए तो उसका आधा भी नहीं पता रहता है। तो कितना चेंज आया एजुकेशन में ना, पढ़ते कम पढ़ते ज़्यादा हैं। हाँ, पहले पापा तो पढ़ते क्या पसंद पाए, पापा आज पूछा पापा उससे क्या पसंद पाए थे हाई स्कूल इंटर में, तो बताएंगे वो, हाँ। और रात 12 बजे तक पढ़ते रहे होंगे, ये भी पूछ लें कितना आप मेहनत करते थे, ठीक। दोनों में बड़ा चेंज हो गया ना। आधा गार्जियन इसी में खुश है, हम तो 45% पाए, हमारा बच्चा 85 पाया, वो तो उतने खुश है कि हमारा बच्चा हमारा डबल से भी ज़्यादा पा गया। तो कुछ कहना ही नहीं है बच्चे को, है ना। चलो कितना अपने पापा का डबल पाए हैं, हाँ बताओ। हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में पापा का डबल मार्क पाने वाले हैं। ये देखो 2 बिटियाँ हैं, पापा का डबल पाए हैं। और डबल पाए तो डॉक्टर बन जाओ तब तो सही है, नहीं तो फिर वो डबल किसी काम का है नहीं, हाँ? चलो देखो हो गया। आर की वैल्यू स्क्वायर बाई क्या हो गया, जी के बराबर हो गया। और भी होंगे लेकिन बता नहीं रहे शर्म से। पापा की बिजली हो गई, हाँ। पापा की बिजली पापा के ज़माने में नहीं मिलता था, ठीक। चलो देखो ये स्क्वायर अपान क्या हो गया, आर की वैल्यू स्क्वायर अपान जी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका होता है ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है। और इसके अलावा कोई भी थीटा आप लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा बेटा घटती है। चाहे थीटा 45 से ग्रेटर करेंगे तो भी घटेंगे, थीटा 45 से लेसर करेंगे तब भी घटेगी। एक पॉइंट बनता है इस पर, ठीक है। फॉर विच टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी क्या सेम। किन दो एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम होती है अगर सेम वेलोसिटी से फेंका जाए तो। किसी ऑब्जेक्ट को किन दो कोणों पे फेंका जाए कि उनके लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सेम हो, मालूम किसी थीटा 90 माइनस हाँ जी बेटा थीटा 90 माइनस थीटा। सही बताया इन्होंने, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंकते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू सेम होगी, बट कब, जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी सेम। अगर सेम वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा और 90 माइनस थीटा पे तो दोनों केसेस में रेंज सेम होता है। तो यहाँ नोट करने के बाद बेटा नोट कर लीजिए, यहाँ नोट करिए, नोट करिए तब फिर पॉइंट लिख लीजिएगा, जल्दी करिए। हो गया आप ये देखो बहुत सही है। चलो ठीक है, लिखो तो पॉइंट लिखो। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, अभी कुछ लिखो जल्दी, जिनका नहीं हुआ वो जल्दी लिखो बेटा। तो जो नोट कर लीजिएगा, जो नोट नहीं किए जल्दी कर लीजिए। बोले देखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड if any object is projected at angle theta at 90 minus theta, at angle theta and 90 minus theta from horizontal is projected at angle theta and 90 minus theta from horizontal with same velocity, with same velocity मतलब सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड उसकी सेम होनी चाहिए, विथ सेम स्पीड है ना, विथ सेम स्पीड, देन हॉरिजॉन्टल लेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल लेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विल बी, हॉरिजॉन्टल लेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विल बी क्या होगा बेटा, horizontal lens covered by object will be remains, horizontal lens covered by object will be remains क्या same, horizontal lens covered by object will be remains same, ठीक। मतलब अगर एक को थीटा पे, थीटा से हमारा 30 डिग्री फेंक रहे हैं, दूसरे को 60 पे फेंकिए, एक 30 दूसरा कितना 60, दोनों पे रेंज की वैल्यू सेम आएगी, फार्मूले में रख के आप चेक कर सकते हो, ठीक। फार्मूले में आप रख लीजिए, दोनों के लिए रेंज बोल रहे हैं, रेंज सेम आएगा, वर्टिकल हाइट नहीं, ध्यान रखिएगा, हाइट सेम नहीं होगी, हाइट बदल जाएगी,
हाइट की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे अब इंक्रीज करती जाती है, और रेंज की वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होगी। ठीक, पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे वर्टिकल हाइट। अगला पॉइंट को हेडिंग करो वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। और देखिए जो बेटा आपको पहले बोला गया था, अगर कोई एब्सेंट होता है पहले इन्फॉर्म कर दिया करेगा। ठीक, अब कल आप लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था ना, तो आपको पेनल्टी सबमिट करनी पड़ती है। ठीक, और जो पेनल्टी का करेक्शन होगा, जो टेस्ट होगा, उसमें बेस्ट 5 जो पाने वाले होंगे उनको क्या मिलेगा, उसी का प्राइस, रिवार्ड से रिवार्ड मिलेगा। हाँ, तो जो आपकी पेनल्टी होगी वो कलेक्ट होके फर्स्ट 5 में क्या मिलेगा, फिर वही रिटर्न बैक आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग पढ़िए भी और क्या रेगुलर भी रहिए। अगर किसी कारण से इमरजेंसी में आपको एब्सेंट होना पड़ता है तो ज़रूर क्या इन्फॉर्म कर दिया करिए पहले। ठीक, हाँ जी, क्या बात नंबर मैंने दिन नोट किया था बेटा। ठीक, जिनके पास नहीं होगा पड़ोसी से ले लेंगे। ठीक है, नंबर जिनके पास नहीं होंगे पड़ोसी से नोट कर लेंगे। ठीक, और आप गायब थी कै दिन, है 3 दिन। 3 दिन का कितना पेनल्टी होता है, तो बताया गया था तब थी कि नहीं थी? नहीं थी। चलिए फर्स्ट टाइम है तो इसलिए माफ़ कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, अगर नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, किसी साथ कोई इमरजेंसी आ सकती है, ऐसा नहीं कि घर जल लाओ आप नहीं सर जी कहें तो पढ़ने जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको काम इतना ही है, आज के डेट में कोई भी ऐसा परिवार नहीं हो जिसके यहाँ मोबाइल ना हो। ऐसा है क्या कोई? तो सब तो चारों जेब में तो 4 मोबाइल रखे हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मल्टीपल मोबाइल रखने वाले भी हो सकते हैं। ठीक, तो हाँ एक क्या रखते हैं, चलिए फिर बहुत ठीक, वो भी कम नहीं है। ठीक है, तो उस केस में मोबाइल ना रखिए, किताब रखिए तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ठीक, मोबाइल की जगह पर क्या रखिए, किताब रखिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म करके ही गायब होइएगा, जेब में किताब लेके चलो। तो उस केस में अगर आप नहीं आ पाते तो इन्फॉर्म कर दिया करिए। हाँ जी, क्या करें, क्या करें बेटा? अभी बेटा थोड़ा कुछ टाइम इधर बीच में कुछ काम चल रहा है तो बड़ा व्यस्तता है, टाइम ही नहीं निकल पाती है। रात में रोज़ 2 बजे सोते हैं। देखो कभी कभी मेरी आँख झपक जाती है, मतलब जैसे बैठते हैं ना नींद आ जाती है। ठीक, दिन में पढ़ाना होता है और रात में घर का पेंटिंग वगैरह चल रहा है, तो एक कमरे से सामान को दिन में रात में शिफ्ट कराया जाता है, दूसरे को सफा के फिर शिफ्ट कराया जाता है। ये लगातार 10 दिन से यही प्रोसेस चल रहा है। ठीक, और चूँकि घर का मामला है तो बाहर वाले को भी वो वक्त नहीं दिया जा सकता है ऐसे कि भाई अब घर में क्या सामान कहाँ गया है, कहाँ रखना है, वो बिना आपके नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसलिए डे ड्यूटी ये रहती है, सुबह से बोल रहे हैं, और नाइट ड्यूटी क्या हो जाती है, वो हो जाती है, तो ख़त्म होने वाला है। ठीक, तो इसलिए जो है थोड़ा सा भी 2-4 दिन रुके रहिए, तब देखते हैं क्या करें बेटा। वर्टिकल हाइट जल्दी देख लीजिए। तो कंडीशन हो गया ये, उसका भाई ये बोल दिया गया क्या होता है। जब हम लोग वर्टिकल हाइट की बात करेंगे, वर्टिकल हाइट से आप प्रेजेंट करेंगे बेटा, किससे प्रेजेंट करेंगे, ये जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहा जाता है वर्टिकल क्या हाइट कहते हैं। देखो वर्टिकल हाइट जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो उस केस में क्या होगा, जितना मैक्सिमम हाइट अटेन करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट। मतलब अधिकतम जो ऊंचाई प्राप्त करेगा, क्या बोलेंगे, प्राप्त करेगा किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन करते समय ऑब्जेक्ट, उसे कहेंगे आप वर्टिकल हाइट में लिखेंगे आप। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, maximum height attained by object during projectile motion, maximum height attained by object during projectile motion is called vertical height, is called during projectile motion
इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट। उसी को नाम देते बेटा हम लोग क्या, वर्टिकल हाइट कहते हैं। ठीक, दिखाएंगे कैसे, देखो। फिर एक बार थर्ड इक्वेशन आप यहाँ यूज़ करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन के रिगार्डिंग वर्टिकल हाइट हमें यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो रही बेटा, इनिशियल पॉइंट पर आपने यू साइन थीटा लिखा है। तो ये काम सेंटर पर आपको थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू वाई स्क्वायर माइनस कितना, ऊपर कितना जा रहे हैं 2g इंटू एच। 2g इंटू क्या होता है, एच के बराबर होता है। ठीक, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वी वाई की वैल्यू कितनी है, 0। अरे वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हो गया वी वाई इक्वल टू यू आई की वैल्यू, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। तो 2gh की वैल्यू आपकी हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर किया। अब एच की वैल्यू जब निकालोगे तो आएगा क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पर कितना, 2g। ये फार्मूला आपका बन गया। जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लेंस में कहा था बेटा कि मैक्सिमम लेंस तब मिलता है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होता है। अब आप लोग, आप 3 लोग खड़े हो जाओ, 1 2 3। मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा, कितने एंगल के लिए हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या, 0 90 45 और 90। हाँ जी 90। अगर आप किसी बॉडी को बेटा वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर अगर फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो उस केस में आपको जो हाइट होता है वो सबसे मैक्सिमम होगा। आपको हमने गेम की बात किया था, तो जो लोग लॉन्ग जंप करते हैं, लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब जंपिंग करते हैं ना, रनिंग करके आते हैं, तो अगर आप 45 के क्लोजेस्ट एंगल मेंटेन कर ले रहे हैं तो आपके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा सबसे ज़्यादा होगा। जैसे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले से रनअप करते हैं, तो अगर आप पहले से कर रहे हो तो अगर जितना 45 के क्लोज एंगल आप बना लेंगे उतना ही आप ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके जंप करेंगे। अगर उससे ज़्यादा बनाया तो भी घटेगा, कम बनाया तो भी घटेगा। मतलब मैक्सिमम आपको डिस्टेंस तब कवर कर पाएंगे जब 45 डिग्री का एंगल आप बनाओ। ठीक, यहाँ पे कंडीशन हो गया, ये वैल्यू हो गया बेटा। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना, इसी तरह से अगर आपको लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप की बात कर रहे हो, तो हाई जंप में एग्जैक्ट 90 तो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे सीधे खड़े होकर कूदोगे ना तो 2 फीट भी नहीं जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्लोज टू 90, मतलब जितना मैक्सिमम एंगल आप मेंटेन कर सकते हैं उतना ही आपके द्वारा हाइट अटेंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंगल आप बना पाओगे उतना ही क्या होगा, ठीक है, हाइट आपका ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो ये भी कंडीशन है, वेलोसिटी क्या इनिशियल कितनी है, अगर सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो एंगल जितना ज़्यादा होगा हाइट अटेंड उतना ही बेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू 90 होगा तो एच की वैल्यू कितनी है, होल स्क्वायर साइन 90 का होल स्क्वायर अपान कितना, 2g। बेटा ये साइन 91 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो एच की वैल्यू आ जाएगी होल स्क्वायर अपान कितना, 2g। ये स्क्वायर अपान कितना आएगा, 2g के बराबर होता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं कि अगर आपको 90 डिग्री पे आप फेंकोगे तो उस केस में जो हाइट आपका अटेन करेगा पार्ट में वो यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर होता है। क्या रहेगा, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ बंद कर दिया क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो क्वेश्चन लग जाएगा, खाली बिना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाओगे तो बार बार हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप साइकिल सीखते हो, जब चला लेते हो तो चाहे वो रेंजर हो, चाहे नॉर्मल साइकिल हो, चाहे बड़ी वाली हो, चाहे छोटी वाली, सब चल जाती है। ऐसे आप गाड़ी सीख लेते हो तो कोई भी गाड़ी होती है क्या होती है, वो चल जाती है। ऐसे जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो आप लगा लीजिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं सही से तैयार है, नहीं तो फिर दिक्कत आई आएगी। हो गया बेटा, एच की वैल्यू आ गई, इसका अनुपात 2g ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। पूछा जाए मैक्सिमम रेंज कितना होगा तो आप क्या बोलोगे, ये स्क्वायर बाई 2g क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सॉरी मैक्सिमम हाइट, तो ये स्क्वायर बाई 2g के बराबर हो गया। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो पहला, लिखिए कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच पहला केस है h इक्वल टू r बाई 4, दूसरा h इक्वल टू r बाई 2, h इक्वल टू r बाई 4, h इक्वल टू r बाई 2। ठीक, अगर u की वैल्यू वही नीचे कर लो, इफ वेलोसिटी और प्रोजेक्शन विल बी सेम, इफ वेलोसिटी और प्रोजेक्शन विल बी सेम, मतलब सेम वेलोसिटी से बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पहला केस में किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, जो लेंथ है वो हाइट का 4 गुना हो, या कह लो हाइट जो है रेंज का 1/4 हो। दूसरा है हाइट जो है वो रेंज का 1/2। ऊपर वाला कई बार पुराने ज़माने में रिपीट हो चुका है, पुराने से नहीं, इधर 2-4 सालों से भी रोके हुए हैं, हो सकता है आपके टाइम पे आ ही जाए। ठीक, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम के लिए क्या उसको रेस्ट मोड में पहुँचा देते हैं, फिर सेवा बुलाते हैं, है ना। नींद करिए, लगाइए, जल्दी करिए। जल्दी करो बेटा, बता दें कि कैसे करिएगा, बता दें। चलो देखो, मान लो ये क्वेश्चन हमें क्या करना, फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल पे आप प्रोजेक्ट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेंस वर्टिकल हाइट का 4 टाइम्स है, वर्टिकल हाइट हॉरिजॉन्टल लेंस का 1/4, इसमें h इक्वल टू आपको लिखना है r बाई 4, इसके लिए थीटा फाइंड करना है। ये इसका फार्मूला हमें लिखा करता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये लिखाना, और लेंस का फार्मूला लिखा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पहले स्टेप में जो दोनों साइड में है कॉमन है उड़ा दीजिए। ठीक, क्या क्या है बेटा, u स्क्वायर गया, dj गया, यहाँ पे मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इधर मतलब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को फिर से जी कंपेयर कर लो, 2 साइन थीटा इनटू क्या, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा, एक साइन थीटा भी यहाँ से एक पावर क्या होगा गया, तो बचेगा क्या, इससे एक पावर चला जाएगा, साइन थीटा, इधर बन रहा है कॉस थीटा का। ठीक, इधर क्या बन रहा है कॉस थीटा बन रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 2-4, आपने h का तो r बाई 4 निकाला ना, और इसके पूरे बाई कितना है 4 है, या r बाई 4 वाला कंडीशन बोले रहे इक्वल टू r बाई 4 थी, ये फिर यार के वैल्यू हो गया, बाई क्या हो गया, और ये 4 नीचे, ये 2 तो ले जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और ये नीचे 4 छोड़ के कितना हो गया 1, और साइन बाई 5 कितना होता है tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 आता है 45, कितना tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan थीटा इक्वल टू tan 45, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, कितने पे 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में जो वर्टिकल हाइट होता है वो हॉरिजॉन्टल लेंस का 1/4 होता है, कितना होगा 1/4, मतलब ऐसे कुछ बनेगा ये, अगर ये h है, ठीक, तो ये यहाँ से देखिए यहाँ तक r की वैल्यू जो होगी वो h पे क्या हो जाएगा बराबर, ये h है तो ये कितना हो जाएगा 4h के बराबर होगा, कब अगर यहाँ से थीटा को कितने फेंक रहे हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेंस 4 गुना हो जाता है वर्टिकल हाइट का, हॉरिजॉन्टल लेंस वर्टिकल हाइट का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाता है, हो जाएगा। चलिए पूरा पर फुट कैसा रहेगा, ये 4 पहले से था r बाई 4, ये पूरा पहले से हमारे पास है, और ये 2 साइन 2 थीटा थीटा 2 साइन थीटा में बहुत, तो ये 2 है, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का ये 2 यहाँ का r कितना ही होगा, इधर से 2 इधर
चलिए इतना कर लीजिए। ये लिस्ट कौन सबमिट करता है? देखिए चलिए ठीक है बेटा, कल इसके क्वेश्चन करके आइएगा, बाकी बताते हैं।